Good morning and Jai Narayan to all my dear students. Today I am going to teach a chapter microorganism, friend and foe. Okay, in this chapter we will study about why microorganisms are beneficial for us. Okay, now start to. Microorganisms play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways where some other are harmful and causes disease. Microorganism का बहुत ही important role होता है हमारे लाइफ में. इसमें कुछ जो होते हैं जो कि beneficial होते हैं और कुछ जो होते हैं आपके harmful होते हैं और जिनसे क्या होता है disease cause होता है. Many microorganisms are used for making curd from milk, for making cheese, pickle, bread, etc. यहाँ पे आप देखेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है मिल्क को कर्ड में बनाने में, चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में, ब्रेड बनाने में. ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है या कौन कौन से ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो कि हेल्पफुल होते हैं. तो फर्स्ट है आपका मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. Okay, the bacterium called lactobacillus reproduces in milk and help to convert milk into कर्ड. यहाँ पे आपका जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है मिल्क में और ये कन्वर्ट हो जाता है मिल्क से कर्ड में. तो यहाँ पे क्या बात ध्यान देना है कि मिल्क को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप बोलेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. सेकेंड है मेकिंग ब्रेड. The fungus called yeast reproduces in flour, dough and produce carbon dioxide during respiration, which make the dough soft and help in making bread, cake, biscuit, pastry, etc. आपको बता दें ये ईस्ट है होता है जो कि फंगस होता है और अगर हम किसी में ईस्ट डालते हैं जैसे कि ब्रेड और केक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो ये क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस करता है. और फंगस जो होता है इसमें एनएरोबिक रिस्पिरेशंस होते हैं. एनएरोबिक रिस्पिरेशन में ये CO2 गैस को इवॉल्व करता है और वही CO2 गैस आपका पूरा जो है उस डफ में चला जाता है और जब हम इसको बेक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्केप आउट हो जाता है और वो हमारा ब्रेड केक जो होता है फ्लपी बन जाता है. और वो जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो जगह क्या हो जाता है, पोरस हो जाता है. तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट बात है कि ब्रेड बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो फंगस का उपयोग करते हैं जिसको हम ईस्ट कहते हैं. तो वो आपका ब्रेड भी, केक भी, बिस्किट, पेस्ट्री, ये सारे चीज़ें इट मीन्स बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. ओके, सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं. commercial use of microorganism used for a large scale production in alcohol, वाइन, एसिटिक एसिड. माइक्रोऑर्गेनिज्म का उपयोग हम लोग लार्ज स्केल में भी करते हैं. इसका उपयोग हम लोग अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड मतलब जैसे कि विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है तो इसमें भी इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो आपको ध्यान में रखना है ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. वाइन को बनाने में या अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए कमर्शियल यूज़ के लिए जो है आपका ईस्ट का प्रयोग किया जाता है. और ईस्ट हमने बताया वो क्या है, ईस्ट आपका फंगस है. फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट एट्सेट्रा. आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात है कि इस पर्पस के लिए ईस्ट को हम लोग कहाँ पे ग्रो कराते हैं, नेचुरल शुगर जिसमें प्रेजेंट होता है. वो कौन कौन से हैं, वो है आपका बार्ले, जिसमें मतलब बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूस, इन सब में आपको नेचुरल शुगर रहते हैं और यहीं पे इनके पर्पस के लिए जो है उपयोग किया जाता है ईस्ट को ग्रो कराने के लिए. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपका फर्मेंटेशन वह प्रोसेस है जिसमें आपका शुगर कन्वर्ट होता है किसमें, अल्कोहल में. और आपको बता दें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. ये फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर्ड किसने किया था, तो ये भी ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. लुईस पास्चर कब किए थे, तो इन 1857. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्मेंटेशन क्या है और फर्मेंटेशन को डिस्कवर्ड किसने किया था. नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं.
मेडिसिनल यूज़ क्या है, तो हमने अभी पढ़ा कमर्शियल यूज़ किया, अब हम पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज़ क्या है। तो मेडिसिनल यूज़ क्या है, वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेंसिलिन। आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, कैप्सूल देता है, इंजेक्शन देता है, जैसे कि आपका पेंसिलिन है। सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये सारी जो मेडिसिन जो बनती है वो किससे बनती है, वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। और वो मेडिसिन को जो कि ऐसे मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। दीज डे अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। और इस समय में बहुत सारे जो है एंटीबायोटिक जो है बनाए जाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई की सहायता से। तो कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम देखिए, ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इराइथ्रोमाइसिन, ये जो है आपका कॉमनली नोन एंटीबायोटिक है। तो देखिए बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एंटीबायोटिक क्या है, दूसरा कौन कौन से एंटीबायोटिक है उसके नाम बताइएगा। तो आप बताएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इराइथ्रोमाइसिन। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये मेडिसिन क्या करता है, किल कर देता है या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है। लेकिन आप ध्यान देंगे ये बैक्टीरिया पे ही एक्ट होता है एंटीबायोटिक, ना कि वायरस पे। ओके। प्रिकॉशन while administrating antibiotic। ओके, तो क्या प्रिकॉशन लेना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। कभी भी हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए तो बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। Also, you must finish the course prescribed by doctor. If you take antibiotic when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future। आपको एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हम बोलते हैं कि डॉक्टर की तो हैबिट होती है कि इतने सारे एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कुछ दवा खाते हैं और जैसे ही ठीक हो जाते हैं उस दवा को बंद कर देते हैं। तो आपको बता देते हैं कि एंटीबायोटिक का एक लाइफ पूरा प्रोसेस चलता है, जिस प्रोसेस के थ्रू उसको जड़ से ख़त्म किया जाता है। लेकिन अगर हम बीच में इसको छोड़ देते हैं, डॉक्टर जिस अनुसार सलाह देता है हम नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आपको फ्यूचर में बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए डॉक्टर जितना भी प्रेस्क्राइब करे दवा उसको हमें लेना चाहिए। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। लेकिन इसका बैड इफेक्ट भी होता है कि एंटीबायोटिक को अगर हम बिना डॉक्टर के सलाह से हम जान लेते हैं कि हाँ फीवर हो गया, हम एंटीबायोटिक ले ले, अपने मन से ले लेते हैं, तो अननेसेसरी अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो वो जो हमारे बॉडी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उनको भी मरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एंटीबायोटिक आर नाउ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दिस आर कॉज बाई वायरस। ये हमने आपको बताया कि एंटीबायोटिक जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है कोल्ड और फ्लू, क्योंकि हमने आपको ये भी पढ़ा है कि कोल्ड और फ्लू ये कॉज होता है बाई वायरस। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पेनिसिलिन। ओके, पेनिसिलिन इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was working on a culture of disease causing bacteria। 1929 की बात है, ये आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जो कि आपका डिजीज़ के कल्चर पे वर्क कर रहे थे, जो कि मतलब डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया के थ्रू जो डिजीज़ होता उस पर वर्क कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर ऑन अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। और उन्होंने देखा कि जिस कल्चर प्लेट में वो बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे उसमें एक स्पोर लाइक लिटिल ग्रीन मोल्ड जो है वो आपका दिखा। और उस मोल्ड के रहने पे आपका क्या देखा, वो पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम को उन्होंने जब देखा तो देखा कि जहाँ पर जिस प्लेट में पेनिसिलियम रखा गया उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ क्या हो गया, रुक गया। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. उन्होंने देखा कि जो मोल्ड के प्रेजेंस होने के कारण जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो क्या हो गया, रुक गया। और उसके अलावा जितने भी जो बैक्टीरिया थे, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हो गए, किल हो गया। और इस तरह से जो आपका मोल्ड पेनिसिलियम है वो आपका प्रिपेयर्ड हुआ। मतलब ये एक सडन था, अचानक से मोल्ड जो है वो जो वर्क कर रहे थे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पर कल्चर कर रहे थे, तो उसमें अचानक से जो है आपका
ये पेनिसिलियम जो है आ गया और उस पेनिसिलियम के आने से बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक गया और बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया किल हो गए। इस तरह पेनिसिलिन का निर्माण हुआ, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंटीबायोटिक के रूप में, जो कि हमें फीवर से बचाता है। क्लियर है? फिर है आपका वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। आपको सबसे पहले इस टॉपिक्स को पढ़ाने के पहले हम आपको आसानी से बता दें एंटीबॉडीज़ क्या होता है, एंटीजेन क्या होता है, फिर आपको समझ में आएगा। तो एंटीबॉडीज़ क्या होता है? एंटीबॉडीज़ जो है हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है। और एंटीजेन क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को हम एंटीजेन कहते हैं। जब एंटीजेन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो आपका क्या होता है? एंटीबॉडीज़ भी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने लगता है। जब बैक्टीरिया एंटीजेन प्रोड्यूस करता है तो हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमें मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं जो कि पैथोजेन है, अगर हमारे बॉडी में इंटर कर जाएंगे तो बॉडी हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा जो कि उस बैक्टीरिया से लड़ने की जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए हेल्पफुल रहेगा। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट इंटर अगेन। यदि बॉडी को याद भी रहेगा कि कैसे उस माइक्रोब से जो है आपको लड़ना है जब वो फिर से दोबारा इंटर करेगा। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। इसीलिए जो है डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि बॉडी हमारा फाइट कर सके, किल्स कर सके एक सुटेबल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, और हमारे बॉडी में एंटीबॉडी रह जाता है एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब, और हम क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। इस तरह से आपका वैक्सीन वर्क करता है। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये सारे जो डिजीज़ हैं जैसे कि क्लोरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, इसको हम लोग वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू बच सकते हैं। तो देखिए इस पॉइंट्स में आपको क्या बातें ध्यान देना है। तो वैक्सीनेशन क्या है? ये पूरा होल प्रोसेस कि हमने वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया तो हमारी बॉडी क्या हो गई? उससे फाइट करने लगे। तो ये होल प्रोसेस आपका वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है। और वैक्सीन क्या है? हम जो है जो वैक्सीनेशन जो हम इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, वो वैक्सीन मेनली होता क्या है? वो आपका डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देता है ताकि हमारा बॉडी जो है वो क्या प्रोड्यूस करे? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे। तो कभी भी लाइफ में अगर डिजीज़ होता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाता है, जिसके कारण हम उस डिजीज़ से लड़ लेते हैं। Children are given injection to protect themselves against several disease. Necessary vaccine are available in hospital. Children को बहुत सारे इंजेक्शन जो है दिए जाते हैं ताकि वो उनको बहुत सारे डिजीज से जो है वो बच सकें। Necessary vaccine are available in hospital, और हॉस्पिटल में ज़रूरी जो भी वैक्सीन्स होते हैं वो आपके अवेलेबल रहते हैं। Vaccination are given to children for protection against पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपको पता है कि वैक्सीनेशन जो है आप पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत क्या देख रहे हैं कि मतलब इससे जो लड़ने के लिए आपको अभियान की चलाया गया था, और इसमें क्या देखा गया था कि पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप जो दिया जाता है बच्चों को वो एक्चुअली है क्या? वो आपका वैक्सीन है, और जो हम ड्रॉप के थ्रू देते हैं तो उसको हम लोग ओरल वैक्सीनेशन कहते हैं। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animal from several disease. और इस समय वैक्सीन जो है बहुत ही लार्ज स्केल में बनाया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि जो है ह्यूमन और अदर एनिमल जो है बहुत सारे डिजीज से बच सके। क्लियर है? नेक्स्ट है
आपका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपको इतना बता दें कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है। कैसे? जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो हमारा जो प्लांट है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं लेता है, वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये आपका बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आपका जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम ये आपका बैक्टीरिया, जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू enrich soil with nitrogen and increase it fertility. These microbes are commonly called, these microbes मतलब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो पूछा जा सकता है कि कुछ जो है आप दो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर का नाम बताइए, तो आप बता देंगे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। लास्ट है slide, you often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometime dead animal on the ground। आप देखते हो कि आपको बता दें कि ये इसका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। जैसे आपके ड्राई लीव्स हो जाते हैं, एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी आप देखते हैं, चूँकि देखिए कि जब आपके पेड़ के पत्ते जो है वो झड़ते हैं, फिर आपका एनिमल्स जो डेड होते हैं, तो सबकी सफाई हम लोग नहीं करते हैं। तो आखिर वो हमारी जो प्रकृति है इतनी साफ होने का मेन कारण है यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो है आपका एक्ट करता है और उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, और इसी को तो हम डिकम्पोज़र कहते हैं, और वो डिकम्पोज़र आपका बैक्टीरिया एंड फंजाई होता है। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड। आप देखते हो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर जो किस फॉर्म में रहते हैं, वो डिकेइंग प्लांट या कभी कभी डेड एनिमल जो है आपके ग्राउंड पर रहते हैं। यू फाइंड दैट, आप देखते हो कि दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, कि कुछ समय बाद वो खत्म हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट of plant and animal converting them into simple substance। तो आप देखते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं इस डेड ऑर्गेनिक वेस्ट जो आपका प्लांट और एनिमल है, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। दिस सिंपल सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय द अदर प्लांट और एनिमल, और ये सब्सटेंस एक्ट एज ए ह्यूमस कह सकते हो। तो प्लांट और एनिमल्स का ये फिर प्लांट और एनिमल जो है इसका फिर से उपयोग कर लेते हैं। Thus, microorganism can be used to degrade the harmful or smelly substance and thereby clean up the environment। इस तरह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग जो है, जो भी आपका हार्मफुल सब्सटेंस हो या स्मेली सब्सटेंस हो, उसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, और इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे, क्या इंपॉर्टेंट रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ओके, जय नारायण टू ऑल।